Hello friends, welcome to our channel Social at Ease. Now we are going to study in about France in 1815. तो हमें पता है कि फ्रांस में किसका रूल था, नेपोलियन बोनापार्ट का। अब जैसे 1815 आया तो ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया ये सब मिलके आपस में लड़ने लगे और फ्रांस के साथ ये फ्रांस को उन्होंने इन चारों कंट्रीज ने ग्रुप बनाया और फ्रांस को उन्होंने डिफीट कर दिया। डिफीटेड बोनापार्ट नेपोलियन बोनापार्ट एट वाटरलू इन 1815 में उन्होंने उसको हरा दिया और पास की ट्रीटी ऑफ वेना। ट्रीटी ऑफ वेना जो थी वो वेना में हेल्ड हुई और उसको किसने होस्ट किया था, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने। अब उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, उन ऑब्जेक्टिव्स को अब हम पढ़ते हैं। ट्रीटी ऑफ वेना के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले ऑब्जेक्टिव ये था कि बर्बन डायनेस्टी वाज रिक्रिएटेड। बर्बन डायनेस्टी क्या थी? बर्बन डायनेस्टी हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जब 1789 में वहाँ पे रिवोल्यूशन आता, जो उससे पहले जो डायनेस्टी चल रही थी, मीन्स ऑटोक्रेटिक रूल, राजा का बेटा राजा, इस टाइप से वहाँ पे दोबारा से रिक्रिएटेड हो गई। अब वहाँ पे क्या हुआ, नए जो किंगडम्स थे, नए राज्यों को जो फ्रांस की जो सीमा थी उस पर स्थापित कर दिया गया। यहाँ पे जैसे नॉर्थ में नीदरलैंड्स आ गया, आप याद कर सकते हैं कि नॉर्थ फिर एन नीदरलैंड्स एन नॉर्थ में नीदरलैंड्स आ गया, साउथ में जिनुआ आ गया और फिर वेस्टर्न साइड में प्रूशिया आ गई। और यहाँ पे जो उसका ईस्टर्न साइड था वहाँ पे पोलैंड था, जिसे रशिया ने एनेक्स कर लिया, मीन्स उस पर भी अपना कब्जा जमा लिया। ताकि ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि फ्रांस अपनी और टेरिटोरियल वो बढ़ ना सके, जहाँ तक वो वहीं तक सीमित रह जाए। ये सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि जो फ्रांस है उसकी ग्रोथ बिल्कुल स्टॉप हो जाए। कंजर्वेटिव रीजन स्टार्ट हुआ 1815 के बाद। कंजर्वेटिव रीजन क्या था? ये था कि मतलब जो पुरानी विचारधाराएं थी उन्हें दोबारा से जगह मिल गई फ्रांस में। जो नेपोलियन से पहले जो चीज़ें, नेपोलियन से भी पहले, डेमोक्रेसी से भी पहले जो बर्बन डायनेस्टी में चीज़ें चली आ रही थी उनको फिर से पावर मिल गई। मीन्स जो नेपोलियन ने जितने भी रूल्स रेगुलेशन अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई थी वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। पर यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ थी जिन्होंने उसे नहीं अनटच थी, वो थी 39 स्टेट की जो कॉन्फेडरेशन थी। इट मीन्स जो उन्होंने 39 स्टेट की जो करेंसी थी उन्हें 2 में चेंज किया था, उसको अनटच रही। मीन्स उसको कोई छेड़छाड़ी नहीं की। उन्होंने कहा चलो ये तो उन्होंने सही करा है, इसको हम नहीं छेड़ते। साथ में सेंसरशिप लॉज भी आए काफ़ी सारे, उन्होंने अलग अलग सेंसरशिप के लॉज बना दिए कि कोई उनके खिलाफ बुक्स में या फिर न्यूज़पेपर्स में ये चीज़ें नहीं डाल सकता उनकी मर्जी के बिना। चैप्टर के बीच में एक टॉपिक आता है द रिवोल्यूशनरीज, उसमें गुज़िपी मैगजीनी का डिस्क्रिप्शन है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार उसको पढ़ लेते हैं। ये इनका जन्म जिनुआ में हुआ था 1807 में। इन्हें 24 जब ये हो गए थे तो इन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया था 1831 में, क्योंकि इन्होंने लिंगवेरिया, यहाँ पे कोई जगह है लिंगवेरिया, तो वहाँ पर उन्होंने इससे बॉम्बिंग की थी, वहाँ पर उन्होंने बम डाल दिया होगा, जिसकी वजह से इन्हें एग्जाइल मतलब देश निकाला दे दिया गया था। फिर इसके बाद आया कि मेंबर ऑफ कार्बोनारी सीक्रेट सोसाइटी। कार्बोनारी सीक्रेट सोसाइटी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन मेंबर है कार्बोनारी सीक्रेट सोसाइटी का। इट मीन्स गुज़िपी मैगजीनी। तो ये उस सोसाइटी के मेंबर्स थे, इन्होंने काफ़ी सारी सोसाइटी सेटअप भी करी। इन्होंने दो सोसाइटी सेटअप, जो सीक्रेट सोसाइटीज़ गुज़िपी ने सेटअप की थी वो थी यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक है, अब ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है, ऐसा बोर्ड में भी आया था, ये दूसरे वाला आया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मेटरनिच था, ड्यूक मेटरनिच, उसने जो गुज़िपी मैगजीनी था उसको ये कहा था कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, क्योंकि ये एक तरीके से हम कह सकते हैं लिबरल थे, जो अलग अलग चीज़ें चाहते थे, नई चीज़ें चाहते थे। इस वजह से जो मेटरनिच थे उन्होंने इनको कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं, काफ़ी डेंजरस एनिमी है सोशल ऑर्डर के, मतलब जिस तरह से सोसाइटी सेटअप है ये उसकी काफ़ी ज़्यादा दुश्मन है, जिस वजह से उन्हें ये रिमार्क मिला कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर बाय मेटरनिच। अब हमारा टॉपिक आता है द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 से 1848। तो इसमें मेनली हम छोटा सा आधे पेज का टॉपिक है, इसमें हम मेनली 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांस और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फ्रांस में हमने 1815 तक तो हमने देख लिया कि 1815 में वहाँ पे ट्रीटी ऑफ वेना आ गई। अब 1815 के बाद कंजर्वेटिव रिजम आ गया, तो उसके बाद देखना है कि 1830 मतलब 15 साल तो उन्होंने कंजर्वेटिव रिजम के साथ उन्होंने रह लिया फ्रांस के लोगों ने। पर जब 1830 आई फिर से अपहेल हुआ, उस अपहेल को अब हम देखेंगे। अब फिर हम सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मेनली हम थोड़ा सा ग्रीस के बारे में पढ़ेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल कॉटेड है यहाँ पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी भी है, उसके बारे में हम आगे डिस्कवर करेंगे।
हमें पता है कि हमने इतना पढ़ा है कि 1850s में फ्रांस में जो था हमारा नेपोलियन बोनापार्टे डिफीट हो गया था। उसके बाद हमारा क्या हुआ, कंजर्वेटिज्म आई। पर जब 1830s आई, इसको क्या कहते हैं, जुलाई रेवोल्यूशन भी कहते हैं, इसको जुलाई रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि फ्रांस 30s को और क्या कर सकता है, तो मतलब जुलाई रेवोल्यूशन है, क्योंकि मेनली जुलाई में स्टार्ट हुआ था। तो ये क्या है, ये एंड ऑफ कंजर्वेटिज्म। जो कंजर्वेटिज्म आई थी, मीन्स जो पुरानी विचारधाराओं पे चलती हुई जो रिज्म आई थी उसको हटा दिया गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी उसको सेटअप किया गया, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया गया। तभी तो कहते हैं कि जो हमारी इंडिया का जो इंडिपेंडेंस का आइडिया है वो फ्रांस से लिया गया है, क्योंकि सबसे पहले वहीं पे डेमोक्रेसी आई। तो जो लुइस फिलिपी थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है, इससे हम आगे जाके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और है इनके बारे में। जो लुइस फिलिपी थे उनको वहाँ का रूलर बना दिया गया, एज अ रूलर उनको सेटअप कर दिया गया। अब यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोट है, ये CBSE 2020 में पूछी गई थी फॉर 1 मार्क्स, की जो ये था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द कैचेस यूरोप कैचेस कोल्ड। कहा था कि किसने कहा है, इसे मैटरनिश ने कोट किया था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरा का पूरा यूरोप ठंड पकड़ लेता है। इसको हम सिंपल अपने शब्दों में कहें कि जब अगर कुछ भी नया फ्रांस में होता है तो उसका असर पूरे यूरोप पे दिखता है। अगर देखो अभी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप हुई, मीन्स वहाँ पे डेमोक्रेसी आई, तो इसका जो असर है वो पूरे यूरोप पे दिखेगा, मीन्स और यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी सेटअप होगी। ये है यूनिफिकेशन प्रोसेस है। सबसे पहले फ्रांस का आता है, फिर जर्मनी, फिर इटली, फिर ब्रिटेन, ये इसी तरीके से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले फ्रांस में जो हुआ उसका जो असर था वो पूरे यूरोप पे बचा। अब इसमें हम पढ़ेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसे एजुकेटेड एलाइट ने स्टार्ट किया था यूरोप की। एजुकेटेड एलाइट वही लोग थे, लिबरल्स जो थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया कि भाई जो ग्रीक है उसको भी, ग्रीस है उसको भी पूरी इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। ये जो ग्रीस था वो सिंस 15th सेंचुरी ऑटोमन एम्पायर के रूल में था। ऑटोमन एम्पायर वो रूल होता है जिसमें जो इस्लामिक रूलर्स होते हैं वो रूल करते हैं। ऑटोमन एम्पायर में मेनली जितने भी इस्लामिक रूलर्स होते हैं, किंग्स होते हैं, वो जहाँ पे अपना रूल जमाता है उसे ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। अब ये जो स्ट्रगल थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कब से स्टार्ट हुई, 1812 से स्टार्ट हुई। इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को इन लोगों ने स्टार्ट किया था जिन लोगों को एग्जाइल पे भेज दिया गया था, पीपल ऑन एग्जाइल एंड दोज हु यूरोपियन कंट्रीज हु हैव सिंपैथी विद इट्स कल्चर। क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रीक कल्चर था वो काफ़ी ज़्यादा रिच था, तो जिन लोगों से सिंपैथी थी, मीन्स दुख था कि जो ऑटोमन एम्पायर है, मुस्लिम एम्पायर ने, उसने आके जो ग्रीस की जो इतनी अच्छी मतलब कल्चर है उसको डिटोरिएट कर दिया, तो जिनको उनसे सिंपैथी थी, काफ़ी दुख था, तो इन यूरोपियन एम्पायर्स ने ग्रीस इंडिपेंडेंस में उनका साथ दिया। साथ में जिन लोगों को एग्जाइल पे भेज दिया गया था, एग्जाइल मीन्स देश निकाला दे दिया गया था ऑटोमन एम्पायर द्वारा, उन लोगों ने भी इसमें सपोर्ट किया कि हमें अब इंडिपेंडेंस चाहिए। साथ में इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि लॉर्ड ब्रायन कौन थे। लॉर्ड ब्रायन एक इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने फंड कलेक्ट किया था और वो वॉर पे गए थे, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो लास्ट में मर गए थे, उन्हें फीवर हो गया था बस। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी आती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, लास्ट में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832, जिसने जो ग्रीस था उसको एक फाइनली एक इंडिपेंडेंट नेशन बता दिया था कि अभी इंडिपेंडेंट है, ग्रीस की इंडिपेंडेंस हो चुकी थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या थी। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वो ट्रीटी थी जिसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया, और वो कब आई थी, 1832 में। अब मैं लास्ट में कुछ आपको क्वेश्चन दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। पहले कि हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन, आपको इसमें वो लिखना है कि मतलब क्या क्या तरीके थे जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि क्यों आर्टिशियंस, मर्चेंट, बिजनेसमैन ये काफ़ी ज़्यादा खुश थे नेपोलियन के रूल के साथ। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं जोल्वेरियन के ऊपर, जुलाई रेवोल्यूशन, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टुवर्ड्स माई वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।